Okay, so today we are going to solve previously asked questions. First question, 2013. A source of unknown frequency gives 4 beats per second when sounded with a source of known frequency 250 Hz. The second harmonic of the source of unknown frequency gives 5 beats per second when sounded with a source of 513 Hz. The unknown frequency is एक सोर्स है जिसका फ्रिक्वेंसी अननोन है. इट गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड व्हेन साउंडेड विद अ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ 250 हर्ट्ज. इसी का सेकेंड हार्मोनिक, अननोन का सेकेंड हार्मोनिक गिव्स 5 बीट्स per second with a source of frequency 513 hertz. The unknown frequency is. This question can be solved in a very simple way without any equations. Question: known frequency 250 hertz, और जब सेकेंड हार्मोनिक की बात की है उसमें भी जो, क्योंकि अभी बीट्स तो दो फ्रीक्वेंसी से आएगा, तो फर्स्ट हार्मोनिक और सेकेंड हार्मोनिक की बात की है तो सेकेंड हार्मोनिक बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है विथ 513 हर्ट्ज और फर्स्ट हार्मोनिक प्रोड्यूस कर रहा है विथ 250 हर्ट्ज. अब यहाँ से दो वैल्यूज पॉसिबल है. 4 बिट्स बोला है. 4 बिट्स कब होगा? या तो अननोन का, ये अननोन का फ्रिक्वेंसी है x, मतलब या तो 254 होगा या 246 होगा, राइट. इसका सेकेंड हार्मोनिक मतलब मैं मान लेता हूँ 2x, ये आएगा आपका 508 और ये आपका आएगा 2x, इसका डबल 246 का डबल, हाउ मच इट इज 492, राइट. 2x क्या बोला है? सेकेंड हार्मोनिक शुड प्रोड्यूस 5 बीट्स. इसमें और इसमें डिफरेंस है क्या 5 का? इसमें उसमें डिफरेंस है नहीं. दिस इज 21, करेक्ट. तो फिर डेफिनेटली अननोन फ्रीक्वेंसी शुड बी 254 एंड नॉट 246. जिनको नहीं समझा मैं वापस समझाता हूं. हमारे पास एक नोन फ्रीक्वेंसी है, एक अननोन फ्रीक्वेंसी है. इन दोनों में 4 बीट्स है, तो अननोन या तो 254 होगा या फिर 246 होगा, क्योंकि डिफरेंस शुड बी 4. ऐसा बोला है कि अननोन फ्रीक्वेंसी के सेकेंड हार्मोनिक में, सेकेंड हार्मोनिक मतलब 2x, मतलब 254 का डबल मतलब 508 और 246 का डबल मतलब 492. तो अननोन फ्रीक्वेंसी के सेकेंड हार्मोनिक ने 513 फ्रीक्वेंसी के साथ 5 बीट प्रोड्यूस किए. तो 2x और 513 में 5 होना चाहिए, डिफरेंस 5 है. नीचे अगर मैं लेता हूं तो 21 डिफरेंस है, तो नीचे की ब्रांच पॉसिबल नहीं है, मतलब ऊपर की ब्रांच हमको करेक्ट आंसर दे रही है. तो व्हाट शुड बी द आंसर? ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट, राइट. वैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे करके रखा था, सो वो हो गया. तो विल मूव अहेड. क्वेश्चन नंबर 2 2016, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. You have 3 sound waves of equal amplitude having frequencies n-1, n and n+1. They superimpose to give beats. अब तक हम लोग दो फ्रीक्वेंसी का beats देख रहे हैं, यहाँ पे 3 फ्रीक्वेंसीज है, n-1, n and n+1. The number of beats produced per second will be. See, the thing is, हमने सीखा है बीट्स प्रोड्यूस्ड बाय 2 फ्रीक्वेंसीज, यहाँ पे है 3 फ्रीक्वेंसी. मतलब पहले n-1 और n सुपर इम्पोज होके एक फ्रीक्वेंसी देगा, लेट अस से n डैश. n और n+1 सुपर इम्पोज होके दूसरा फ्रीक्वेंसी देगा n डबल डैश. इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो देगा आपको फाइनल बीट्स, दैट हैपेंस टू बी 2.
ओवरऑल। ओके, कैसे? तो दोनों को एडिशन करो, इसको एडिशन करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो ये आएगा आपका 2n माइनस 1, ये आएगा आपका 2n प्लस 1, तो टोटल डिफरेंस इज 2, so you will have 2 beads overall. So basically, in short, एक्सट्रीम वैल्यूज में जितना डिफरेंस होगा, एक्सट्रीम कौन सा? n-1 और n+1, कितना डिफरेंस है ओवरऑल। ओके, राइट। तो ये मैंने करके रखा है, इन दोनों में एक बीट, इन दोनों में भी एक बीट, तो टोटल 2 बीट, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। आप ऐसा भी समझ सकते हो, या मैंने पहले बताया वैसा भी समझ सकते हो, तो बोथ आर जस्ट फाइन। You can write this way or that way. n-1 और n में एक बीट, n और n+1 में एक बीट, तो टोटल 2 बीट्स। Oral. If we study the vibration of a pipe open at both ends, then the following statement is not true. Pressure change will be maximum at both ends. Wait. Open end will be antinode. Not true बोला है, ओपन एंड पे एंटीनोड बनता है, ये ट्रू है। ओके, ऑड हार्मोनिक्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी जनरेटेड, हमको पता है, फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स ऑल द हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। यहाँ तो ऑड बोला है, तो कौन सा ट्रू नहीं है? फिर कौन सा ट्रू नहीं है? विच वन इज नॉट ट्रू? करेक्ट, क्लियर? Because pipe open at both the ends have all the harmonics. इन्होंने बोला है odd harmonics of fundamental frequency will be present, right? Good. The condition under which a microwave oven heats a food item containing water molecules most efficiently is. तो सबसे पहले I would like to know if you know how does a microwave oven works, or do you know which part of electromagnetic spectrum works where? Apart from this, इसके लिए कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन सिंपल है, बट आई वुड वांट टू नो इफ यू नो रियली। मैंने बताया था एक बार आपको स्पेक्ट्रम के बारे में, डिड आई टेल यू? यस, सो आई डोंट नीड नॉट टू रिपीट इट, तो फिर ठीक है। कंडीशन अंडर विच माइक्रोवेव ओवन हीट्स अप अ फूड, आपको पता है माइक्रोवेव ओवन में वाटर मॉलिक्यूल जब होगा H2O, उस पर जब माइक्रोवेव जाएगा तो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। ओके, व्हेन इट रोटेट्स it collides with neighboring particle, that is friction will lead to generation of heat। तो most efficient कब होगा? इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस हीटिंग इन माइक्रोवेव ओवन, ये तो होता ही नहीं है, क्योंकि माइक्रोवेव्स यूज होते हैं, इंफ्रारेड नहीं होते। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द माइक्रोवेव मस्ट मैच विद द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव हैज नो रिलेशन विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगर ऑप्शन सी होता तो कभी भी वाटर माइक्रोवेव को एब्जॉर्ब ही नहीं करता, करेक्ट? तो ये तो करेक्ट हो नहीं सकता। माइक्रोवेव आर हीट वेव्स, आर दे हीट वेव्स? दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट क्या है कि माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी वाटर मॉलिक्यूल के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच होगा, तब ही वाटर मॉलिक्यूल वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। मैंने आपको बताया भी था एक बार कि अगर आपको एक लिक्विड दिया सिरप, उसमें अगर क्या कंटेंट है वो देखना है, तो आप स्पेक्ट्रम यहाँ से इंसिडेंट करोगे, और सिरप से पास होने के बाद आप देखोगे कि कौन कौन से लाइंस है। जो लाइन, हाँ, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जो लाइन गायब हो गया मतलब दैट इज एब्जॉर्ब्ड, और वो एब्जॉर्ब लाइन से, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से आप बता सकते हो कि यू हैव दिस और दैट मॉलिक्यूल। A uniform rope of length L and mass m1, मतलब यहाँ पे जो रोप है उसका खुद का मास है। अब तक हम लोग रोप का, स्ट्रिंग का मास नहीं लेते थे। Hangs vertically from a rigid support. A block of mass m2 is attached to the free end of rope. A transverse
pulse of wavelength lambda 1 is produced at the lower end of the rope, the wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is lambda 2. The ratio of lambda 2 is to lambda 1 s. मतलब ऐसा है कि you have rigid support, you have a rope which has mass m1, then you have a block of mass m2 which is attached to the free end of the rope. करेक्ट. फिर आपने एक ट्रांसवर्स पल्स जनरेट किया and that transverse pulse is something like this, let us say. और वेवलेंथ चेंज हो रहा है इसलिए मैं वेवलेंथ को भी अलग अलग दिखाऊंगा. तो मैं ऐसा दिखा सकता हूँ, क्रेस्ट टू क्रेस्ट डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो इनिशियल वेवलेंथ बॉटम पे था, लोअर एंड पे था, वो लैम्बडा 1 था और बाद में टॉप एंड पे पहुंचने के बाद वो हो गया लैम्बडा 2. Okay, so the ratio of lambda 2 is to lambda 1s. So according to the given question, we have a string with mass m1 which is hanging, and now we are putting extra mass at the free end. Right. And when we generate a wave at the lower end, you have a wave traveling upwards with changing wavelength. The wavelength as given by in the question at the bottom is lambda 1 and at the top is lambda 2. Now if I look at what is the tension at the lower point, that is T1 is just m2g because only m2 is hanging below this point. But if I look at the topmost point, and at the topmost point over here, tension T2 will be M1 plus M2G, because at topmost point there are two masses which are acting. One is of the string, another is of the block. What we know is V, velocity of transverse wave traveling through a stretched string, is given by under root of T by linear density. This is mass per unit length. This small m I'll write down rho L, that is linear density. We know that velocity is n lambda. It is root of T by rho L. Rho L and n being constant, so we have lambda is equal to root of T. So lambda 1 by lambda 2 will be, or lambda 2 by lambda 1 will be equal to under root of T2 by T1. T2 is M1 plus M2G upon M2G. G cancel, तो M1 plus M2 by M2 का root, option number B is correct answer. This is how you are supposed to solve this question. Okay. Next question. The length of the wire between two ends of a sonometer is 100 centimeter. What should be the position of two bridges below the wire so that the three segments of the wire have fundamental frequencies in the ratio 1:3:5? I'll first tell you what is a sonometer wire. You have a box which is called as resonance box. यहाँ पे नीचे होल प्रोवाइड होता है to send sound waves inside. So यहाँ पे somewhere here you have hole to send sound waves inside. Then you have a pulley arrangement here. Then you tie string somewhere over here. फिर इस string को आप इस पुली के ऊपर से पास करते हो. Then you do like this. और नीचे जो होता है, नीचे होता है आपका weighing pan, और इस weighing pan में here you put masses to provide tension in the string. Then you have two knife kind of structures, two knives basically, which are placed at suitable distances from each other, right? Then जब दो नाइफ्स को हमने लगाया है तो ये वायर तीन सेक्शन में डिवाइड हो गया, L1, L2, L3. और इन्होंने क्वेश्चन में बोला है
What should be the position of two bridges below the wire so that the three segments of the wire have fundamental frequencies? मतलब N1 is to N2 is to N3 should be in the ratio 1 is to 3 is to 5. इस रेशियो में आने के लिए फ्रीक्वेंसीज 1 is to 3 is to 5 रेशियो में आने के लिए लेंथ मतलब बेसिकली पोजीशन पूछा है आपको, वेयर शुड बी द फर्स्ट नाइफ बी प्लेस्ड एंड सेकंड नाइफ बी प्लेस्ड. सो बेसिकली तीनों के तीनों सेगमेंट्स दे विल वाइब्रेट with different fundamental frequencies because they have told you n1 is to n2 is to n3 1 is to 3 is to 5. So maybe all of them are in fundamental frequency ने बोला ही है, right? So they are in fundamental mode of vibration. All of them are making one loop, but the frequency of vibration is different. Good. So what we know is fundamental frequency of vibration is proportional to 1 by L, root of T by M. But T is same because और टेंशन तो यहीं से आएगा ना, पैन से, तो ये टेंशन तो हर एक सेक्शन में इक्वल जाएगा क्योंकि वायर भी सेम है तो मास पर यूनिट लेंथ भी सेम है. मतलब ऐसा है that frequency is just inversely proportional to length, right? तो अगर मुझे लेंथ का रेशो चाहिए L1 is to L2 is to L3 में निकालता हूँ तो ये आपके पास आएगा 1/n1 is to 1/n2 is to 1/n3. मतलब you should be getting this as 1 is to 1 by 3 is to 1 by 5. Correct. Then, do you know you have learned something in school? ऐसा जब रहा तो फिर आप क्या करते हो? आप what do you do is I'll just write down the numbers. 15 is to 15 by 3 that is 5. 15 by 5 that is 3. ऐसा लिखते हो. What is this? हाँ बट इसको कुछ नाम है, LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, समथिंग लाइक दैट. एनीवेज, अब हमको लेंथ का रेशियो मिल गया. नाउ लेंथ कैसे निकाले? इफ आई ऐड ऑल दिस 15 plus 5 plus 3 that is 23, इसको मैं बोल देता हूँ F, some factor, I don't care what factor, कुछ भी नाम दे दिया मैंने F. टोटल लेंथ बोला है क्या आपने को? 100 centimeter. How do you find out length of each section? You take 100 total length, divide by this factor F and multiply with each of this ratio part. ऐसा आप निकाल दो लेंथ ऑफ ईच सेक्शन, है ना. 100 by 23 into 15 मतलब 1500 by 23 सेंटीमीटर L1. मतलब ये तो हो ही गया कि पहला नाइफ 1500 by 23 सेंटीमीटर पे ही होगा, पहला नाइफ. करेक्ट. गुड. देन ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये 100 by f into 15 क्या किया हमने? दिस इज स्कूल लेवल मैथमेटिक्स, तो ये पता होना चाहिए. ओके. So if you don't know, doesn't matter, क्योंकि we are not like computers, okay? I'm supposed to remember everything. नहीं याद होगा तो एक बार देख लेना, कोई इशू नहीं है. तो डोंट बी डिमोटिवेटेड कि मुझे नहीं आता. L2 सेम 100 by f into 5 मतलब 500 by 23. सेकेंड नाइफ कहाँ पे है? L1 plus L2 पे है ना. L1 plus L2 पे है सेकेंड नाइफ. तो सेकेंड नाइफ L1 मतलब 1500 by 23, L2 मतलब 500 by 23. 1500 plus 500 2000 by 23. ऑप्शन नंबर डी. राइट. तो हमने क्या किया? हमने फ्रीक्वेंसी से सेगमेंट का लेंथ निकाला है. दैट्स इट. ओके. और पता लग गया कि वो L1 पहला नाइफ L1 खत्म होने के बाद है
दूसरा नाइफ L2 खत्म होने के बाद है, मतलब दूसरा नाइफ का पोजीशन होगा L1 प्लस L2। हो गया क्वेश्चन। वो यहाँ पे भी मैंने वैसा ही बताया है, तो उसको थोड़ा डिटेल लिख के बताया है। गुड। A string is stretched between fixed points separated by 75 centimeter. हमारे पास string है which is stretched between two fixed points and these two fixed points are 75 centimeter apart. It is observed to have resonant frequencies 420 Hz, 715 Hz. Remember, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है कि फंडामेंटल है कि नहीं। Some frequencies. There are no other resonant frequencies. इन दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी फ्रीक्वेंसी दो फिक्स पॉइंट के बीच में नहीं है, राइट? The lowest frequency for this string is. How do we solve this question? Is a simple thing. पहला फ्रीक्वेंसी जो है मैं 315 हर्ट्ज मान लेता हूं, और मुझे पता नहीं ये कौन सा ओवरटोन है, कौन सा हार्मोनिक है, या तो ओवरटोन बोलो या हार्मोनिक बोलो, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। मैं बोलता हूं कि ये पीथ हार्मोनिक है, दिस इज पीथ हार्मोनिक। तो पीथ हार्मोनिक इज P V by 2L, क्योंकि V इज रूट ऑफ T by M। तो मतलब, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल भाषा में P इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फॉर अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, first harmonic is N, second harmonic is 2N, third harmonic is 3N, fourth is 4N, pth harmonic is Pn। ओवरटोन बोलोगे तो P plus 1 आएगा, राइट? गुड। अगला जो फ्रीक्वेंसी होगा 420 हर्ट्ज का, ये P plus 1 होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेच स्ट्रिंग में सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? अगर सिर्फ और प्रेजेंट होते तो 2P plus 1 आता, राइट? करेक्ट। तो फिर मैं F2 minus F1 करता हूं अगर, विच इज 420 minus 315, और F2 क्या है? P plus 1N, और F1 क्या है? Pn। ये कितना आया? 105। N कॉमन निकाल लो, P plus 1 minus P 105, PP कैंसल, N 105। हमने तो पहले ही बोला था N फंडामेंटल है, तो N फंडामेंटल है। सिंपल। तो मुझे पता नहीं था कि कौन सा ओवरटोन या कौन सा हार्मोनिक है। मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, पीथ हार्मोनिक है 315 और 420 इज P plus 1 नेक्स्ट हार्मोनिक, राइट? ओके। तो और उन्होंने बोला कि नो अदर फ्रीक्वेंसीज आर प्रेजेंट। गुड, मतलब ये श्योर हो गया कि एक पीथ है तो नेक्स्ट P plus 1 ही है, राइट? तो उससे सब ट्रैक कर लिया, हो गया सॉल्व। n equal to 105, खत्म आंसर। Okay, so this is how you need to solve such questions. ये वही किया है यहाँ पे भी। 8th, an air column closed at one end and open at other resonates with a tuning fork when the smallest length of column is 50 centimeter. The next larger length of the column resonating with the same tuning fork is. What you don't understand is smallest length. Smallest length is associated to fundamental mode of vibration. तो उन्होंने ऐसा बोला है, an air column closed at one end and open at other resonates with a tuning fork when the smallest length of the column is. तो smallest length मतलब फर्स्ट मोड की बात कर रहे हैं वो। तो L मतलब लैम्बडा बाई 4 होता है, क्योंकि नोड और एंटी नोड का डिस्टेंस ही आपका आता है लेंथ, दैट इज 50 सेंटीमीटर। आगे उन्होंने बोला है व्हाट इज द नेक्स्ट लेंथ। नेक्स्ट लेंथ मतलब सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में गए, तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में यू नो दैट यू हैव
1.5 loop. So you get 1.5 loop in the next mode. Okay, so in the next mode you have 1.5 loop, and you already know that 1.5 loop मतलब मतलब ये लैम्बडा बाय 2, ये लैम्बडा बाय 4, मतलब टोटल 3 लैम्बडा बाय 4। और हमने आपको पता है ये L है, we know this is L, so L is 3 lambda by 4, but lambda by 4 हमारे पास 50 है, तो 3 into 50 मतलब 150 सेंटीमीटर पे नेक्स्ट रेजोनेंस मिलेगा। When will be the next resonance? 2.5 loop, lambda by 2 plus lambda by 2 plus lambda by 4, so lambda plus lambda by 4, 5 lambda by 4, 5 into 50, that is 250, correct? Good. हाँ, तो ये वही समझाया है यहाँ पे अगेन। The fundamental frequency of a closed organ pipe, closed बोला मतलब एक एंड पे ओपन होना ही चाहिए, okay, of length 20 centimeters is equal to second overtone of an organ pipe open at both the ends. The length of organ pipe open at both the ends is, if you do not remember what is the fundamental frequency, let's go through basic. Do we remember V is equal to n lambda? Yes, you remember. So n is equal to V by lambda. Yes, अभी अभी फंडामेंटल की बात हुई थी यहाँ पे। Look here. What is fundamental? Lambda by 4. Lambda by 4 is the length in the fundamental mode. तो lambda क्या आएगा? 4L, right? क्यों? क्योंकि मैं वो डायग्राम ही कॉपी कर लेता हूं यहां से। Because in fundamental mode you have one node, one antinode, so length is lambda by 4, so lambda is 4L. So lambda is 4L. This is fundamental for closed pipe. For open pipe, at both the ends, you know both ends have antinode, right? और आपको पता है कि ये ओपन पाइप के केस में एंटीनोड टू एंटीनोड कितना? लैम्बडा बाय 2। फिर आप यहां से अगेन, ये क्लोज्ड पाइप है, क्लोज्ड पाइप है, ये ओपन पाइप है, तो आप वापस से वही लिखोगे, फ्रीक्वेंसी इज V बाय लैम्बडा, राइट? सिर्फ यहाँ पे ओपन पाइप की बात चल रही है। लैम्बडा फॉर ओपन इज 2 टाइम्स ऑफ, तो ये आपका आएगा V अपॉन 2 टाइम्स ऑफ। और आई रिमेम्बर वेरी करेक्टली, मैंने आपको बताया भी था थियरी में कि NC which is V by 4L can be written as 1 by 2 V by 2L, मतलब NO by 2 if the length of both the pipes is same। यहाँ पे सेम है क्या? नहीं है, यहाँ पे सेम नहीं है। तो पहले तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, मतलब इतना आपको पता होना चाहिए, V by 2L is fundamental for pipe open at both the ends, V by 4L is fundamental for pipe closed at one end। इतना पता होना चाहिए। अब according to the question, I'll erase everything because it's of no use to me, I don't want this to be here। The fundamental frequency of a closed organ pipe of length is equal to fundamental of closed pipe, तो मैं सिर्फ क्लोज्ड को यहां लिख देता हूं, ये क्लोज्ड पाइप, इज इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, करेक्ट? ये तो पता है V by 4LC, अभी देखा, pipe open at both ends have all the
हार्मोनिक्स, करेक्ट, राइट। तो फर्स्ट ओवरटोन था 2n, सेकेंड ओवरटोन था 3n, करेक्ट। तो सेकेंड ओवरटोन है 3n, लेकिन किसका n? ओपन पाइप का n, बराबर, यहां तक समझा? क्लियर, गुड। तो इफ यू वांट आई विल पुट दिस इन द नेक्स्ट स्टेप, तो ये मैं लिख दूंगा। अब फंडामेंटल ऑफ क्लोज्ड, अभी अभी आप लोगों ने बताया V बाई 4LC और 3 टाइम्स ऑफ V बाई 2LO, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन इज V बाई 2L। यहां तक क्लियर है? गुड। हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला है? ओपन पाइप का लेंथ। पहले तो ये कैंसल, ये 1 जा, ये 2 जा, राइट। तो LO from here is 6 times of LC. 6 times of 20 is 120 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसा सॉल्व करते हो इस क्वेश्चन को, राइट, गुड। तो यहां पे भी वही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड ओवरटोन of open organ pipe has the same frequency as the first overtone of closed pipe L meter long. The length of open pipe will be. ये क्वेश्चन और प्रीवियस सिमिलर है, सिर्फ वहां पे फंडामेंटल वाज इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन, यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड इज इक्वल टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन। सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, देखो या तो आप हार्मोनिक से टर्म में लिखो या तो फिर आपको ओवरटोन याद आना चाहिए। ओपन पाइप में n, 2n, 3n, 3n इज सेकेंड ओवरटोन, 3n ओपन में, राइट। तो 3 टाइम्स ऑफ n ओपन हैज द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन। अभी फर्स्ट ओवरटोन क्लोज्ड पाइप में ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, n के बाद डायरेक्टली आता है 3n, तो ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ n से, करेक्ट। तो ये अब क्या आ गया ऐसा, ओके, राइट। तो ये तो ओरल क्वेश्चन था। क्यों? NO 3 तो गया, NO इज V बाय 2LO, दिस इज V बाय 4LC, कैंसल कैंसल, राइट, 1 जा 2 जा। तो क्या पूछा है आपको? लेंथ ऑफ ओपन पाइप 2 टाइम्स ऑफ क्लोज्ड, 2 टाइम्स ऑफ L, ऑप्शन डी। Yes, I did not say you are wrong. I was waiting for others to answer. You were right. Did I say no, no, no? No, I did not say. You were right. Okay? तो ऐसा सॉल्व करना है ये। तो ये और दूसरा मेथड है जो मैंने आपको बताया है, ये in terms of overtones. For an open pipe, pth overtone is p plus 1n. For a closed pipe, it is 2p plus 1n. तो वैसा लिखो, बट आई डोंट रियली वांट यू टू राइट दिस वे, क्योंकि क्या है कि सिंपल सी चीज है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो। So this method is far easier than what I am writing here. Okay, good. The two nearest harmonics, nearest, एक के बाद एक, that is nearest, of a tube closed at one end and open at other end are 220 Hz and 260 Hz. What is the fundamental frequency of the system? The two nearest harmonic of a tube closed at one end and open at other, मतलब tube closed at one end की बात चल रही है. This is not a tube which is open at both the ends. Difference in the fundamental, what is the fundamental frequency? अगर आपको दो nearest harmonic दिए है, method 1, pth overtone या फिर pth harmonic, जैसा भी आप बोलना चाहो, ओके, आपको सिर्फ you have to be sure closed at one end, ओके, ये थोड़ा सा श्योरिटी से करना। पीथ ओवरटोन बोलो तो फिर अच्छे से लिखना। पीथ ओवरटोन क्या होता है? 2p plus 1 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल,
करेक्ट है ना। तो नेक्स्ट कौन सा आएगा, p+1, मतलब 2 p+1 मतलब सॉरी 2p+3, मतलब इन दोनों का डिफरेंस np+1 माइनस np, दिस इज 2p+3 माइनस 2p-1, तो ये आ जाएगा 2n, बराबर 2n आएगा, सब ट्रैक करोगे तो 2n ही आएगा, करके देखना 2n आएगा, आई एम वेरी श्योर। ये np+1 260 दिया है, ये 220 दिया है 2n, ये 40 आ गया 2n, n आ गया 20, खत्म। मेथड 2, जरूरी नहीं है ना कि इसको हम लोग हर बार ऐसा np और np+1 बोले, it is not required. I can say np-1 and np, ऐसा भी ले सकता हूँ। तो मुझे पता है np-1 बोलूंगा तो 2p-1 प्लस 1 इंटू n, और ये है आपका 2p+1 इंटू n, राइट। तो ये np-1 क्या आएगा आपका 2p-2, 2p-2 प्लस 1 मतलब 2p-1n, है ना। फिर np-1 इक्वल टू, ये भी 2n आएगा, राइट। फिर ये सॉल्व करोगे, ये 260 है, ये 220 है, ये 2n है, तो n आ गया 20। मेथड 3, जोक, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, हमको पता नहीं है क्या पाइप क्लोज्ड एट वन एंड में कौन से हार्मोनिक्स होते हैं, ओनली ऑड 1 3 5 7 9 11, तो हमेशा डिफरेंस तो 2n ही होने वाला है ना। द नियरेस्ट, 2 नियरेस्ट में कितना डिफरेंस होगा, और 2n ही होगा हमेशा, तो डायरेक्टली 2n इक्वल टू डिफरेंस डेल्टा n, डेल्टा n कितना 260 माइनस 220, तो n इक्वल टू 20, तो पता ही था हमको। तो क्या ये मेथड 1 मेथड 2 क्या है, दिस इज सिंपल। अगर मैंने यहाँ पे बोला होता कि पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, तो सिर्फ n आता, मतलब डिफरेंस 40, दैट इज इक्वल टू फंडामेंटल। तो अब लॉजिक कैसा यूज करोगे इसको, डिफरेंस अगर 40 है और एक एंड पे पाइप क्लोज है तो डिफरेंस का हाफ, अगर दोनों एंड पे ओपन है तो जितना डिफरेंस उतना फंडामेंटल, खत्म, राइट। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया सॉल्व। 12th, a tuning fork is used to produce resonance in glass tube. The length of air column in the tube can be adjusted by a variable piston. At room temperature of 27 degrees Celsius, two successive resonances are produced at 20 and 73 centimeter column length. Okay, successive. If the frequency of the tuning fork is 320 Hertz, the velocity of sound in air at 27 degree is how much? A tuning fork is used to produce resonance in a glass tube. The length of air column in the tube can be adjusted by variable piston. तो ट्यूब के ऊपर ये सब पिस्टन लगा है, मान लेना, my drawing is very poor, तो you have a glass tube, इस glass tube में you have piston and that piston can go up and down and air column का length can be changed. At room temperature of 27 degree, two successive resonances are produced. Two successive, पहला उसके बाद का एक, at length 20 centimeter and at length 73 centimeter. If the frequency of the tuning fork is 320, मतलब you are given value of n as well, what is the velocity of sound at 27 degree Celsius? Do we know
V इज इक्वल टू, और ऑफ कोर्स ये पाइप जो है नीचे से ओपन रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो मतलब इट इज एक्चुअली पाइप क्लोज्ड एट वन एंड इन रियलिटी। तो ऐसा भी दिखा सकते हैं उसको, कोई नहीं, ऊपर से हम लोग सामने भी भेजेंगे, राइट। गुड, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, V इज, हाँ, एन लैम्बडा, तो एन लैम्बडा, लैम्बडा इज 12, मैं और लिख रहा हूं ना मैं, नहीं तो न्यूमरेटर में जाएगा वो, V is n lambda and that is 2 lambda is 2l, तो 2nl, करेक्ट। गुड, तो अभी यहाँ पे दो एयर कॉलम है, एक बार लेंथ L2 है, एक बार लेंथ L1 है। तो इस केस में वेलोसिटी कैसे निकालते हो? सिंपल है, 2n L2 माइनस L1, दैट्स इट। 2 into 320 L2 73 माइनस 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 2 into 320 is 640 multiplied by 53 multiplied by 10 power minus 2, करेक्ट। तो ये 64 into 53 into 10 power minus 1, 64 into 53 ये करना है, that's it, खत्म। इतना तो करना पड़ेगा आप, 64 into 53, 64 into 53 ये करो, you should be getting roughly 339 point something meter per second. Why? क्योंकि definitely 64 into 53 is more than 330, ये तो पक्का पता है, तो ये आपको मिलेगा ऐसा। तो 330 से बड़ा है तो 300 से भी बड़ा है, मतलब सॉल्व करने का जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सिर्फ ये वेलोसिटी इज दिस 2nl2 माइनस 2nl1, क्यों? क्योंकि लेंथ वेरिएबल है। जब आप ऐसा लिखते हो तो इस केस में लेंथ आप फिक्स रखते हो, और अभी लेंथ वेरी कर रहे हो आप। देखो, द थिंग इज यू शुड नो बेसिक थिंग्स। बेसिक ये है दैट हम जब थ्योरी सीखते हैं तो व्हाट वी से कि v इज इक्वल टू एन लैम्बडा, एन इज v बाय लैम्बडा, करेक्ट। v तो फिक्स रहेगा ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड, व्हाई विल इट चेंज? एयर है तो एयर ही है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज होता है क्योंकि वेवलेंथ चेंज होता है सेकेंड मोड में, राइट। तो व्हाट यू कैन डू इज either you can change length or you can keep the wavelength fix। जब आप वेवलेंथ को फिक्स रखते हो तो आप बोलते हो यहाँ पे v इज इक्वल टू 2nl, बट when you change the length तो v is 2n delta l because you are keeping frequency constant। बोला कि नहीं इन्होंने? सेम ट्यूनिंग फोर्क यूज किया कि नहीं? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखा कि नहीं? हाँ, तो फिर 2n डेल्टा l, अगर लेंथ फिक्स होता तो 2l डेल्टा n, करेक्ट। अगर मैं दो ट्यूनिंग फोर्क यूज कर रहा हूं, मैं लेंथ सेम रख रहा हूं, तो फिर आप लिखोगे v इज इक्वल टू 2l डेल्टा n, बट यहाँ पे आप लेंथ चेंज कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी सेम रख रहे हो, तो 2n डेल्टा l, सिंपल, राइट। डेल्टा एल क्या होता है? L2 माइनस 1, खत्म। सो दैट्स इट फॉर द डे।